नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारत सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले उप थल सेना अध्यक्ष यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 जून को महत्वपूर्ण पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर के रूप में कार्यभार संभाला था। इस कमान का मुख्यालय कोलकाता में है और ये कमान पूर्वी कमान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टरों में LAC की निगरानी करती है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल पांडे अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। डेनिस एलिपोव को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उनका कैरियर एक राजनयिक के रूप में रहा है और वे भारत के मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। उनके पास भारत से जुड़े मामलों का दशकों का अनुभव है और जल्द ही वर्तमान राजदूत निकोले कुदशेव की जगह वे लेंगे। दोस्तों, एक बार फिर चीन ने चली नापाक चाल। दरअसल चीन अब पैंगोंग झील के किनारे पर एक पुल का निर्माण कर रहा है। ये पुल अब 400 मीटर से अधिक लंबा है और एक बार पूरा होने के बाद चीन को इस इलाके में महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त प्रदान करेगा। हालांकि खबरें पहले से भी आ रही थी, लेकिन अब सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हो गया है। पूर्वी लद्दाख के पास पैंगोंग झील वाला ये ऐसा इलाका है जिसे लेकर भारत चीन के बीच गतिरोध बना रहा है। पुल की चौड़ाई 8 मीटर है और ये पैंगोंग के उत्तर तट पर एक चीनी सेना के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर चीन के अस्पताल और सैनिक के आवास भी हैं। आपको बता दें कि 16 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पुल के खंभों को कंक्रीट स्लैब से जोड़ने में मदद करने के लिए एक भारी क्रेन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसके ऊपर एक टरमैक को बिछाया जाना है। निर्माण की गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पुल कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि रुतोक तक सड़क को पूरा होने में समय लगेगा। रुतोक इलाके में मुख्य चीनी सैन्य केंद्र है। इस पुल का निर्माण होना भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीनी सेना इसके जरिए बहुत ही तेजी के साथ सैनिकों को झील के किसी भी किनारे पर तैनात कर सकती है। झील के उत्तरी किनारे के चीनी सैनिकों को अब रुतोक में अपने बेस तक पहुंचने के लिए पैंगोंग झील के आसपास लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव करने की जरूरत नहीं होगी। उनकी यात्रा अब लगभग 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। निर्माण प्रक्रिया में मदद करने के लिए भारी मशीनों को लगाया गया है और चाइना खराब मौसम और बर्फ के बीच भी काम कर रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पैंगोंग के उत्तरी किनारों के पास एक सड़क नेटवर्क को पुल के साथ जोड़ते हुए एक ट्रैक को भी देखा गया है। इसे उत्तर के हिस्से से जोड़ा जा रहा है। नए पुल का निर्माण 1958 में चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि भारत इस पुल के निर्माण को पूरी तरह से अवैध मानता है। यानी कि दोस्तों, चाइना मानने वाला नहीं है और उसको अब ये लग रहा है कि भारत जिस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, अब अपनी स्थिति को और अपने आप को मजबूत करने के लिए चाइना यहाँ पर पुलों का निर्माण, वो भी खराब मौसम में इनका निर्माण कर रहा है। तो इससे इंटेंशन साफ तौर पर पता चलती है। हालांकि ये सब भारत की मिसाइलों की जद में भी है। अगर युद्ध होता है किसी स्थिति में तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले इसे ही टारगेट किया जाएगा। लद्दाख में चाइना दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ वो पुल बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीनी ड्रैगन ने अब 4 पैरों से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट याक बनाने का दावा कर दिया है। चाइना की मीडिया ने कहा कि ये रोबोट याक 160 किलो तक का वजन उठा सकता है और 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। चीन का ये मशीनी याक भारतीय सीमा पर पहाड़ों के बीच जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है और चीनी सेना को कठिन परिस्थितियों में भी हथियारों की आपूर्ति कर सकता है। चाइना की सरकारी भूपों कही जाने वाली CCTV की एक रिपोर्ट में इस रोबोट को खासतौर पर उन जगहों के लिए बनाया गया है जहाँ पर इंसानों के लिए काम करना मुश्किल होता है, साथ ही खतरा बहुत ज्यादा होता है। और चाइना के भूपों ने दावा किया है कि ये रोबोट दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा और भारी है। एक वेस्ट की तुलना में ये रोबोट लगभग आधा ऊंचा है। चीन का दावा है कि बड़े आकार के बाद भी 160 किलो का वजन उठा सकता है। कहा जा रहा है कि इस याक में सेंसर लगे हैं और ये अपने आसपास के इलाके को पहचान सकता है और ये रोबोट पहाड़ पर चढ़ाई, खाई और चोटियों को पार कर सकता है। ये कीचड़ से भरे रास्ते, घास के मैदान, रेगिस्तान और बर्फीले इलाकों में भी चल सकता है और ये रोबोट 12 मॉड्यूल्स को मिलाकर बनाया गया है। ये घूम सकता है, चल सकता है और आगे पीछे मुड़ सकता है। चीन ने यह भी दावा किया है कि रोबोट पठारी, पहाड़, रेगिस्तान और घने वन के अंदर भी सैनिकों को विस्फोट और खाना पहुंचा सकता है, जहां सैन्य वाहनों का जाना संभव नहीं होता। चीन का दावा है कि इस रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में जंग के समय आसानी से वो निगरानी कर सकता है। इसके अलावा जिन लक्ष्यों को निशाना बनाया जाना है उनकी निगरानी भी ये कर सकेगा। यही नहीं, चीन ने एक मशीनी कुत्ते को भी बनाया है जिसका नाम गेदा रखा गया है। ये कुत्ता असली कुत्ते के आकार का है और इसका वजन 32 किलो है। ये 40 किलो का सामान ले जा सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि चाइना किस तरीके से हाईटेक मशीनों पर काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जा रहे तेजस मार्क 2 के डिजाइन समीक्षा को मंजूरी दे दी गई है और इस कदम से HAL को तेजस मार्क 2 की प्रोटोटाइप ड्राइंग जारी करने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। तेजस मार्क 2 में अधिक उन्नत तकनीक भी शामिल होगी और ये सरकार की मेक इन इंडिया पहल को आगे भी बढ़ाएगा और इसका प्रोटोटाइप 2023 में आने की उम्मीद है।
भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के आने के बाद अब ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड के एम्प्लॉइज ने कहा कि अब उन्हें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नई यूनिफॉर्म्स के लिए, वो भी तब जब भारतीय सेना एक ओपन टेंडर खोलेगी। इस ओपन टेंडर में प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी शामिल होंगी और वे सस्ती दरें भी दे सकती है। नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के ऑर्डर के लिए इस साल टेंडर जारी किया जाएगा, जिनकी डिलीवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL को अपनी बिड देने के लिए कहा है, जिसके तहत नौसेना के लिए 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि जो भारतीय प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं वे अपने फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इनका निर्माण करेंगी। रक्षा मंत्रालय अपनी नई पॉलिसी डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बना रही है, जिनका इस्तेमाल केवल जरूरी चीजों को आयात करने के लिए किया जाएगा जो कि भारत में नहीं बनाई जा सकती, जिसमें कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे पहले ग्लोबल रूट के जरिए लिया गया था। अब उन्हें भारतीय वेंडर से खरीदा जाएगा और अब केवल भारतीय फर्म्स भारतीय सेना को मिसाइल्स की सप्लाई करेंगी। यही नहीं, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ऑल टेरेन व्हीकल्स जिन्हें कि हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट किया जा सकता है, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भारतीय सेना के लिए लाइट मशीन गन को भी लोकल सोर्सेज से खरीदा जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि और भी आइटम्स को इंपोर्ट बैन लिस्ट में डाला जाएगा और ये जो लिस्ट है वो अगले कुछ हफ्तों में सामने आ जाएगी। बांग्लादेश अब भारत से हथियार खरीद रहा है और बांग्लादेश ने भारत के कई डिफेंस इक्विपमेंट्स की पहचान की है और उसके बाद अब वो फास्ट ट्रैक के माध्यम से इन सिस्टमों को खरीदेगा, जो कि $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत होंगे, जिसे कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिया है। और अब ये जो इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण है अपने एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस के। दोनों देश अब आपस में ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस सेक्टर में संयुक्त रूप से काम करेंगे 2022 से। भारतीय सेना ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है भारतीय कंपनी एनाड्रोन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसमें कि शीघ्र बंसी जेट 40 मैन्यूएबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ड्रोन खरीदे जाएंगे भारतीय सेना के द्वारा, जिनकी कुल लागत 96 यानी कि 96 करोड़ रुपए है। और ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है मेक टू कैटेगरी का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के तहत। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके लिए कोई फंडिंग उपलब्ध नहीं कराएगी। आपको बता दें कि ब्रिटिश फर्म काइनेटिक टारगेट सिस्टम लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप के तहत भारतीय कंपनी एनाड्रोन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इन्हें बनाएगी। शीघ्र बंसी जेट 40 जो यूएवी जो दुश्मन के यूएवी और दुश्मन के एयरक्राफ्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और ये 26,000 की फीट पर उड़ान भर सकता है और 100 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है। इसके अलावा इसका एंड्योरेंस टाइम जो है वो है 65 मिनट्स का। तो दोस्तों ये देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।